अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। कल जिस कहानी का आपको मैंने पार्ट 1 सुनाया था, आज उसी का पार्ट 2 आपको सुनाने जा रहा हूं। ये सिंध से मुझे साजिद ने कहानी भेजी है। इस वक्त वो ईरान में हैं और सिंध लाड़काना जगह का नाम है। रत्ते देरे दे गोट की ये कहानी है। और उनके दोस्त ने, कल मैं नाम भूल गया, नसीम उनके दोस्त का नाम है, जिनका नाम मैंने लाइव शो में लिया था तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। मैं उनका दोबारा से नाम ले लेता हूँ। नसीम, आपको अल्लाह ताला खुश रखे। उनने ये स्टोरी आगे ट्रांसफ़र की और वो तमाम लोगों का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ जो इस स्टोरी को आगे लोगों के साथ भी शेयर करते हैं, नए लोगों को इनवाइट करते हैं। तो यकीन मानिए, जिस तरह साजिद ने इस स्टोरी के शुरू में लिखा कि मैं एक आदी हो गया हूँ, अपनी ज़िंदगी की ऐसी आदतें जो बुरी आदतें थीं, इस स्टोरी की वजह से मैंने उन आदतों पे कंट्रोल पाया है और ये स्टोरी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। तो उनकी लाइफ में जो चेंजिंग आई जो मेरी स्टोरी की वजह से, तो जहाँ मुझे उसका सवाब मिलेगा वहीं नसीम को भी उनका सवाब मिलेगा, क्योंकि वो लिंक उन्होंने उसके साथ शेयर किया था। तो आप भी इस लिंक को, स्टोरी के लिंक को ज़रूर आगे शेयर किया करें। यकीन मानिए, जितना लोगों की ज़िंदगी में सुकून आएगा उतना आपके हिस्से में भी अल्लाह ताला नेकियां डाल देंगे। क्योंकि मैं कहता होता हूँ, लव फॉर ऑल, हेटेड फॉर नन। कल कहानी जहाँ पे मैंने ख़त्म की थी वो जगह थी कि जहाँ वो बूढ़ी औरत उठ के आई थी, उसने रोटियां खाई थीं और उससे कई सवालों जवाब किए गए, लेकिन उसने कोई भी जवाब नहीं दिया और ख़ामोशी से उठ के वो तालाब के साथ जो बड़ी बड़ी झाड़ियां बनी हुई थी उन्हीं झाड़ियों में गायब हो गई। शादी जारी रही। 3 दिन के बाद शादी ख़त्म हो गई। लोग अपने अपने घरों को चले गए और तो किसी के दिल में ऐसी कोई वहम बात या ख्याल नहीं आया था, लेकिन वही जिनके बारे में मैंने कल बताया, एक खालू थे जिन्होंने पहले भी एक जिक्र किया था शक का, और वो उस दिन पहली दफ़ा अपनी बीवी के सामने उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये जो बूढ़ी औरत आई थी, मुझे इस पर कुछ शक पड़ा है। तो उनकी बीवी बोली कि आप कैसी बात कर रहे हैं, वो एक बूढ़ी औरत थी, ठीक है, भूखी थी, पता नहीं कब से उसने नहीं खाया हुआ था, प्यासी थी, भूखी थी। अगर उसने खा लिया तो इसमें ऐसी क्या बात है। कई लोग ऐसे होते हैं जो भिखारी भी होते हैं, जो कई दिनों से भूखे प्यासे होते हैं, जब उनको रोटी दी जाती है तो वो बेइंतहा खा जाते हैं। तो वो कौन सी 100 रोटियां खा गई है, 7-8 रोटियां खा गई है, तो ये एक आम सी बात है। वो कौन सा सालन के साथ खा रही थी, रूखी रोटियां खा रही थी। तो उसके बाद देखा नहीं, वो उठ के खड़ी हो गई जब उसका पेट भर गया और वो चली गई। लेकिन बीवी जानती थी कि उसके जो शौहर है वो रातों को अक्सर बैठ के वज़ाइफ करता, अमलियात करने की कोशिश करता था। तो वो अपनी बीवी से मुखातिब हुआ कि मेरा अमल, मेरे रूहानियत मुझे बताती है कि मुझे उस औरत पे शक कर पड़ता है। हाँ, बज़ाहिर वो एक बूढ़ी औरत थी जो भूखी प्यासी थी, तुम्हारी बातें सारी ठीक हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल में उसके लिए बहुत से शकूक के शुभात हैं। खैर, बात आई गई हो गई। दिन गुजरते रहे, यहाँ तक कि सब कुछ नॉर्मल था। अभी तक कोई भी नया वाक़या नहीं हुआ था कि वहीं पे सारे गांव वाले एक रात को इकट्ठे हुए, गपशप की। हुक्का उस दौर की सबसे बड़ी इंटरटेनमेंट होता था, जिसको जला के वो लोग हुक्के को बैठ के पीते थे। तो वो सारे बैठे हुक्का पी रहे थे, गपशप कर रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता जब टाइम होने लगा तो सब उस कचहरी से, उस बैठक से उठना शुरू हो गए, अपने अपने घरों को जाना शुरू हो गए। सोने का टाइम हो गया था, सब अपने घरों को सो गए। यहाँ तक कि वो रात की काली चादर, अंधेरी रात हर तरफ फैल गई थी और सब अपने अपने बिस्तरों के ऊपर, चारपाइयों के ऊपर लेटे सो रहे थे। वहाँ जानवर भी रात के अंधेरे को महसूस करके सो रहे थे। सुबह जब मुर्गों ने अजान देनी शुरू कर दी तो वहीं पे वो लोग आहिस्ता आहिस्ता उठना शुरू हो गए। लेकिन वो शख्स जिसके घर के अंदर काफ़ी भैंसें बंधी हुई थी, जब वो अपने घर में उठा और
नाश्ता वगैरह करने के बाद भैंसों की तरफ जाने लगा कि उनको भी आज़ाद करके नाश्ता वगैरह कराया जाए, उनको बाहर लेके जाया जाए, घास फूस जो भी उनका एहतमाम होता था उसकी तरफ वो आगे बढ़ा, तो ये देख के हैरान रह गया कि सारी भैंसें अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन एक भैंस जिसका रस्सा वहीं पे पड़ा हुआ था, भैंस नहीं थी। वो समझा शायद भैंस रात को रस्सा ढीला हो गया या क्या हो गया कि वो रस्सा छुड़ा के इधर उधर हो गई है। वो उसको ढूंढना शुरू हो गया। घर के इर्द गिर्द जब हर जगह पे ढूंढ लिया तो गांव वालों को भी बताता गया कि यार मेरी भैंस देखी है, मेरी गाय देखी है। तो कहते नहीं यार हमने नहीं देखी। एक दूसरे को सारे कहते गए यार फलां बंदे की गाय नहीं मिल रही, गाय देखी है। तो इसी तरह वो सारे ढूंढना शुरू हो गए। ढूंढते 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 पता लगा गाय का कहीं पे भैंस का कहीं पे भी कुछ पता नहीं लगा। शाम हो गई। ढूंढते ढूंढते गांव वाले परेशान हो गए। उन्होंने कहा यार कोई चोर तो नहीं ले गया? तुम तो ढूंढना शुरू हो गए, तुम्हें यह लगा कि वो रस्सा छुड़ा के तुम्हारी भैंस चली गई है, लेकिन मुझे लग रहा है उसको कोई चोर ले गया है। तो चोर के लिए तो एक ही हल होता था कि उसको बुलाया जाए जो पांव के निशानों से ढूंढ डालते थे। अब वो शख्स तो दूसरे गांव में रहता था। अब शाम होने जा रही थी, क्या हाल था? उन्होंने कहा तो कल का इंतज़ार करते हैं, कोशिश करें तुम्हारे घर के इर्द गिर्द लोग जो जगह हैं वहाँ पे ना जाएं, ताकि अगर पाँव के निशान वहाँ मौजूद हैं तो कल उनको ट्रेस किया जा सके। अगले दिन सुबह उठते ही वो दूसरे गांव पहुँच गए और उस शख्स को लेके आए जो पाँव के निशान को ट्रेस करते हुए चोर का पता लगाते थे। तो उसने आके जहाँ पे भैंसें बंधी हुई थी वहाँ पे उसने अच्छी तरीके देखा कि ये जगह है, यहाँ से भैंस कोई लेके गया है। वो चलता हुआ उस घर के बाहर आ गया और उस मट्टी पे पाँव को तलाश करने लगा जहाँ से जो भी चोर उस भैंस को लेके गया था तो उसके पाँव के निशान मौजूद होने चाहिए थे। लेकिन हैरत की बात यह थी कि करीब करीब गाय भैंस के ही पाँव के निशान नहीं थे। इंसान के निशान वो कहाँ से ट्रेस करता? तो वो काफ़ी देर देखता रहा, इधर उधर फिरता रहा और उसके बाद बोला कि भाई यहाँ पे तो गाय के ही निशान नहीं है, मैं उस बंदे के पाँव के निशान कहाँ से ट्रेस करूँ? तुम्हारी तो गाय कहीं गई नहीं है। पुराने निशान लगे पड़े हैं, लेकिन ताज़े निशान जो होते हैं जिनकी पहचान होती है कि ये ज़्यादा पुराने नहीं हैं, वो ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे काफ़ी पुराने निशान हैं, तो तुम्हारी भैंस यहाँ से कहीं नहीं गई। वो और परेशान हो गए कि भैंस कहाँ गई? पूरी की पूरी भैंस गायब हो गई थी। 3-4 दिन तक मुसलसल वो भैंस को ढूंढने की कोशिश करते रहे, लेकिन भैंस का कहीं पे पता नहीं लगा। उसके बाद तकरीबन कोई 3 से 4 महीने गुजर गए, कोई भी वाकया नहीं आया। लेकिन तमाम गांव वाले अलर्ट होके सो रहे थे कि शायद कोई चोर आ गए हैं जो भैंस को ले गए हैं, मजीद किसी माल को लेके ना जाएं। एक रात सब सोए हुए थे, लेकिन अभी तक सारे अलर्ट थे कि रात का कौन सा पहर था कि गांव का एक शख्स जिसकी काफ़ी ज़्यादा भेड़ बकरियां थी, वो अब बहुत गहरी नींद नहीं सोता था। वो उठ उठ के अपनी भेड़ बकरियों की तरफ देखता था। उसको खौफ था कि मेरी कोई भेड़ बकरी ना लेके जाए। वो उठा और उसने देखा बकरियां बोल रही हैं। इस अंदाज में बोल रही हैं जैसे बेचैनी महसूस कर रही हों। रात के इस पहर बकरियों को बोलना नहीं चाहिए था, वो इस टाइम तो बकरियां सो रही होती थीं, तो इस टाइम बोल क्यों नहीं है? वो जल्दी से छलांग मार के अपनी चारपाई से उठा और जल्दी से भागते हुए अंदाज में बकरियों की तरफ गया। वहां उसने देखा बकरियां अपनी अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन बेचैनी सी महसूस कर रही हैं, लेकिन कोई भी वाकया नहीं हुआ। वो कुछ देर बकरियों में इस तरह फिरता रहा और वापस आके अपनी चारपाई पे लेट गया।
सुबह उठा, उसने अपनी बकरियों को देखा तो उसकी सारी बकरियां अपनी जगह पे पूरी थीं, कोई भी ऐसा वाकया नहीं हुआ था। बकरियों को वो लेकर चला गया और शाम के टाइम जब वापस आया, सारे बुजुर्ग बैठे हुए थे तो वो भी उनमें बैठ गया और उनसे मुखातिब हुआ कि रात एक अजीब व गरीब वाकया हुआ था कि मैं जब जाग भी रहा था, सो भी रहा था, क्योंकि मुसलसल उठ के बकरियों को देखता था। जब से भैंस चोरी हुई है तब से मैं सही गहरी नींद नहीं सोता, इस बेचैनी में कि मेरी बकरियां कोई ना ले जाए। तो रात मेरी बकरियों के अंदर बेचैनी सी महसूस हुई है और मैं उठ के गया हूँ। बकरियां अजीब से अंदाज में बोल रही थी, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, सिर्फ बेचैन सी थी। तो बाकी सारे भी बोलना शुरू हो गए कि भाई तुम लोग भी बाकी सारे ध्यान रखो, मुझे लगता है रात कोई चोर आया था, उसको पता लग गया कि ये जाग गया है और बकरी उठा नहीं सका, बाकी लोग भी एहतियात करो। तो सब इन्हें एक दूसरे को मशवरा दिया, भाई जिसके घर के अंदर गाय भैंस जानवर हैं वो सारे एहतियात करो, इसका मतलब है फिर कोई चोर आया हुआ है। तो एक बुजुर्ग ने कहा, ऐसा क्यों नहीं करते कि हम नौजवानों की ड्यूटी लगा दें। तो एक ने कहा, भाई चोरी तो नहीं हुई ना, उसका वहम है, अगर होगी तो फिर ऐसा भी कर लेंगे, अभी मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, बात आई गई होगी। वो सारे सो गए और अगली सुबह जिसका डर था वही हुआ। एक बकरी चोरी हो चुकी थी। इस रात कोई भी बकरी नहीं बोली, सब बकरियां खामोश रहीं। आज तो अपनी चारपाई पे मुसलसल वो शख्स जिसकी कल रात को बकरियां बोली थी, आज रात तो मुसलसल जागता रहा। आज रात तो सोया ही नहीं थी कि कल कोई आया था चुराने के लिए, शायद जिस तरह गांव वाले कह रहे थे, और मैं जाग गया तो इसलिए आज मैंने जागना है। वो सारी रात जागता रहा और सुबह सुकून से उठा कि आज कोई बकरी नहीं बोली, आज कोई आवाज़ नहीं आई, आज सुकून है। लेकिन जब बकरियों के पास गया तो देखता है एक बकरी गायब हो चुकी है। वो परेशान हो गया। शाम हुई, वो सारे बैठे और उसने कहा कि मेरी एक बकरी चोरी हो चुकी है। कल वो बुजुर्ग जो कह रहे थे वो ठीक कह रहे थे, हमें पहरे देने चाहिए थे, नौजवानों की ड्यूटी लगा देनी चाहिए थी। आप लोगों ने इस बात को ये कह के टाल दिया कि अभी चोरी तो नहीं हुई, मेरा वहम है। वो मेरा वहम नहीं था, वो हकीकत थी। इसका सबूत यह है कि मेरी बकरी चोरी हो गई है। गांव वाले और परेशान हो गए कि आप बात तो ठीक है, हमें कल ही इस बात पे तवज्जो देनी चाहिए, तो अब क्या करें। उन्होंने कहा आज से पहरे लगा दो। उन्होंने कुछ नौजवानों की इस तरह ड्यूटियां लगा दी कि कुछ दिन ये नौजवान 2-3 पहरा देंगे, उससे अगले दिन ये 2-3 पहरा देंगे, उसके बाद ये लोग पहरा देंगे। इस तरह ड्यूटियां लगा दी गई कि सब आप पहरा देंगे, देखते रहेंगे कि कोई बकरी या कुछ चोरी ना हो। 1.5 महीने तक वो लोग पहरा देते रहे, लेकिन 1.5 महीने तक कुछ भी नहीं हुआ। अब आहिस्ता आहिस्ता सारे रिलैक्स होना शुरू हो गए थे कि चोर को भी पता लग गया है कि ये पहरा देते हैं, अब चोर नहीं आएगा, इसलिए हमें मुतमईन हो जाना चाहिए। वो आहिस्ता आहिस्ता मुतमईन होना शुरू हो गए, यहाँ तक कि पूरे 2 महीने हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। वो सारे रिलैक्स हो गए कि यार कब तक पहरा देना, मेरे ख्याल में अब परेशानी वाली बात नहीं है, कोई अब चोर शोर नहीं आएगा। और ऐसा ही हुआ। 2 महीने बाद जैसे ही वो रिलैक्स हुए तो फिर गांव में एक बड़ी चोरी हो गई। फिर से एक भैंस चोरी हो गई थी। उसका रस्सा भी अपनी जगह पे मौजूद था। चोर वरना अमूमन जब भैंस को लेके जाते हैं तो उसके किले के साथ बंधा हुआ जो रस्सा होता है उस रस्से को खोलते हैं, क्योंकि भैंस को अपने साथ ले जाने के लिए उस रस्से को साथ साथ खींचना पड़ता है। और गाय हो या भैंस हो या बकरी हो या भेड़ हो, वो उनके पीछे पीछे तभी चलती है जब आप उसके रस्से को खींच के जाते हैं। तो चोर अमूमन रस्से के साथ ही खींच के लेके जाते थे, लेकिन ये दूसरी भैंस चोरी हो रही थी जिसका रस्सा वहीं पे पड़ा हुआ था और भैंस चोरी हो गई थी। वो सब परेशान होकर बैठ गए, अब क्या करें। ये तो फिर से हम रिलैक्स क्या हुए 2 महीने बाद के फिर से एक भैंस चोरी हो गई है। अब फिर से सबको ताकीद की गई थी कि सख्ती के साथ पहरे शुरू कर दिए जाएं। इस दफ़ा ऐसा गांव के अंदर पहरा देना शुरू हुए कि 4 महीने तक मुसलसल सख्ती के साथ पहरा दिया जाता। जैसे ही रात हो जाती सब
अपने अपनी चारपाई पे सोने के लिए लेट जाते, तो वहीं जिनकी ड्यूटियां होती वो ऐसे चाको चौबंद हो के मुसलसल इधर से उधर हर उस जगह पे फिरते जहां हल्का सा भी खटका होता, तेज़ी के साथ उस जगह पे पहुंच जाते। हाथों में किसी ने कुल्हाड़ी, किसी ने डंडा उठाया होता, अलर्ट होते। लेकिन 4 महीने तक कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि रात को वो जब भी बैठते, हाल अवाल होता, फिर से ड्यूटियां लगती, पूछा जाता, वो कहते हैं जी सब कुछ अभी तक कंट्रोल में है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि ड्यूटियां देते देते 5 महीने गुजर गए। एक तरह से उन्होंने इसको अच्छा समझ लिया था कि इस ड्यूटी से गांव का पहरा भी होता है, सिर्फ जानवर नहीं, किसी के घर में भी चोरी हो सकती है। क्योंकि चोर जो आते थे सिर्फ जानवर नहीं लेके जाते थे, घरों के अंदर जो गहने पड़े होते थे, जेवरात पड़े होते थे, चोर वो भी ले जाते थे। तो एक तरह से ये मुतमईन हो गए थे कि इस पहरे से फ़ायदा ये हुआ है कि तमाम लोग सुकून की नींद सोते हैं, सिवाय उन चंद लोगों के जो पहरा दे रहे होते हैं, अगले दिन वो भी तो सो रहे होते हैं। तो ये 5 महीने तक सिलसिला ऐसा चलता रहा कि उन्होंने मुस्तकिल मिजाजी से इसको शुरू कर दिया कि अब ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन 5 महीने बाद उनके यहाँ एक फौतगी हो गई, यानी एक शख्स अल्लाह को प्यारा हो गया। पहले की तरह उसकी तमाम रसूमात सफ़र आखरत की तरफ, कब्र की तरफ लेके जाने से पहले जितनी भी रसूमात होती हैं वो सारी पूरी की गईं। उसको नहलाया गया, कफन पहनाया गया, उसका नमाज जनाजा पढ़ा गया और उसको बाद उसको वो लेके उसी पास वाले कब्रिस्तान में गए जहाँ पहले से कब्र खोदी जा चुकी थी। उस कब्र के अंदर उसके मुर्दा वजूद को जो कफन में लिपटा हुआ था रख दिया गया और कब्र को उन्होंने आप ऊपर से बंद कर दिया, सिवाय एक शख्स के, वही जो खालू जो अमलियात करता था, जिसने बूढ़ी औरत पे शक का इजहार किया था। वो उस रात भी जब वो दफना के सारे वापस आके अपने घरों में सो गए, सब सो रहे थे लेकिन वो अपने घर में बेचैन था। अपनी बीवी से बोला कि सबको भूल गया है लेकिन मैं बेचैन हूँ, मुझे लग रहा है कब्र के अंदर फिर बेहुरमती हो जाएगी। उसकी बीवी बोली आप कैसी बात कर रहे हैं? उसने कहा मुझे डर लग रहा है, वो जो चीज़ भी है वो कब्र के अंदर फिर से हरकत करेगी। और सुबह उठ के वो जैसे ही जिनकी फौतगी हो गई थी कब्रिस्तान पहुंचे तो उनकी आंखों ने जो मंजर देखा वही था जिसकी रात वो अपने घर में शक का इजहार कर रहा था, वही ही हुआ था। कब्र खुदी हुई थी और उसके अंदर से मुर्दे की दोनों टांगें और दोनों बाजू गायब थे। वो सारे सर पकड़ के बैठ गए कि हम गांव की तरफ तो पहरेदारी चौकीदारी करते रहे लेकिन कब्रिस्तान की तरफ हमारा ध्यान नहीं गया और कब्रिस्तान में लाश की बेहुरमती हो गई। जब वो रात को फिर से वो जिस तरह रोज़ बैठते थे, रात को बैठे तो वहीं पे फैसला किया गया कि क्या हल करें कब्रिस्तान का। तो कब्रिस्तान तो पहरा देने के लिए कोई भी तैयार नहीं था कि कब्रिस्तान में क्या पहरा देना, हमें तो भेड़ बकरियों का पहरा देना है, हमें तो अपने घरों का पहरा देना है। वो तो पहरा वैसे भी रोज जारी था। वो पहरे की तरफ तवज्जो दिए, रोज पहरा देते, रोज बैठते, लेकिन इस आफत को जो उनके ऊपर आके ऐसी टूटी थी, कभी जानवर, कभी उनके मुर्दों के हड्डियां, मुर्दों के बाजू, मुर्दों की टांगें गायब होती थी तो कभी जानवर गायब हो रहे थे। यह अजीब व गरीब सा सिलसिला था। वो शदीद परेशान थे, ये क्या हो रहा है। वक्त गुजरता रहा, बीच में फिर से पहरा होने के बावजूद जो हरकत हो रही थी वो थी कि अब नौजवान पहरा भी देते थे लेकिन फिर भी कोई ना कोई जानवर चोरी हो जाता था। क्योंकि एक रात ऐसा हुआ कि वो चाको चौबंद तरीके से पहरा दे रहे थे। वो एक दूसरे को आते जाते हल्की आवाज़ में कहते हाँ क्या हाल है, जाग रहे हो, मतलब ऐसे जैसे बंदा जाग रहा होता है, पहरा दे रहा होता है। तो वो सारे अलर्ट तरीके से पहरा दे रहे थे। कोई हलचल नहीं हुई, कोई शोर पैदा नहीं हुआ।
कोई जानवर नहीं बोला, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ जानवरों के गले के अंदर उन्होंने घंटी सी बांध रखी थी, और ये घंटी इसलिए होती है कि रात को अगर कोई जानवर को लेके जाने की कोशिश करे तो घंटी बजे। कोई जानवर के गले में बंधी हुई घंटी नहीं बजी, कोई शोर नहीं हुआ। सुबह वो मुतमईन हुए जब सूरज निकल आया, मतलब रोशनी हो गई कि अब रात का पहरा मुकम्मल हुआ, कहीं पे कोई वाक़या नहीं हुआ। वो सोने के लिए लेट गए, लेकिन थोड़ी देर के बाद शोर पैदा हुआ तो पता लगा जानवर एक बकरी चोरी हो चुकी है। जो सोए थे पहरा दे के उनको जगा दिया गया, उनसे पूछा गया क्या तुमने रात को पहरा नहीं दिया? उसने कहा बिल्कुल क्लियर पहरा दिया है। उन्होंने कहा बकरी चोरी हो गई है। उन्होंने कहा कैसे पॉसिबल है? जिस जगह पे बकरी चोरी हुई है यहाँ पे तो रात मुसलसल हम पहरा देते रहे हैं और एक दूसरे को हम मिलते रहे हैं, बातें करते रहे हैं। सिर्फ ये नहीं फलां से पूछो फलां से पूछो। तो वो जितना भी पहरे पे थे उन्होंने कहा हाँ हम रात सारे, छोटा सा तो गांव था, हम एक दूसरे को मिलते रहे, बातें करते रहे, रात हम सारे जाग रहे थे। हम में से कोई ऐसा नहीं था कि जो घर जाके सो गया और पहरे ना के नाम पे और पहरा ना दे रहा हो। सब पहरा देते रहे और अलर्ट तरीके से देते रहे हैं। तो फिर ये वाकया कैसे हो गया? अब ये शदीद परेशानी बन गई थी। अब बाकायदा पहरा इस अंदाज में शुरू किया गया कि वो अंदर चले जाते, बकरियों के बीच में खड़े होकर बकरियों को देखते, कोई बकरी उठ के खड़ी हुई है तो इसको क्या मसला है, हम करीब जाके देखें। जानवर जब आप सोए हुआ हो, बैठा हुआ हो, रात को आप उसके करीब जाएं तो जानवर उठ के खड़ा हो जाता है। तो वो जब बकरियों के करीब जाते, बकरी एक दो कोई खड़ी हो जाती तो फौरन उसके पास जाते कि ये क्यों खड़ी हुई है, इसको क्या हुआ है। अब ऐसे ही वो बकरियों के अंदर खड़े होकर रात को पहरा देते, घरों का भी चक्कर लगाते, बहुत पाबंदी के साथ, सख्ती के साथ पहरा दे रहे थे कि वहीं पे एक जो नसीम हैं उनके कोई रिश्तेदार थे, उनकी फौतगी हो गई। और फिर उन गांव वालों ने अपनी मैयत को कब्र के हवाले किया और आकर, जिस तरह एक रस्म थी, घर में बैठते असर के बाद उसको दफना दिया गया। क्योंकि सुबह हुई थी तो पता लगा वो रात को सोते हुए अल्लाह को प्यारा हो गया है। तो उन्होंने कहा ज़ुहर के बाद इसका नमाज जनाजा रख लेते हैं। ज़ुहर के बाद ही उन्होंने उसको दफना दिया और असर तक वापस आए और आके असर हो गई कि दफनाते दफनाते वापस आके वो बैठ गए। ताज़ियत करने वाले लोग आके उनसे मिलने लगे, ताज़ियत करने लगे। लेकिन उस रात फैसला कर चुका था वो खालू कि आज मैं कब्रिस्तान ज़रूर जाऊंगा। जब सब अपने अपने घरों में सो गए तो वो अपने घर से रवाना हुए। बीवी ने पूछा कहाँ जा रहे हैं? वो बोला कहीं पे भी नहीं, बस एक राज है जिससे पर्दा उठाने की आज कोशिश करूंगा, परेशान मत हो, मैं आ जाऊंगा। जब उन्होंने अपने घर की कुंडी खोली और बाहर निकले तो बाहर खूब अंधेरा था, हर तरफ खामोशी थी। दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज आ जाती, वरना कुत्ते भी सो रहे थे। उन्होंने खड़े होकर अपने घर के बाहर इर्द गिर्द देखा, हर तरफ खामोशी, हर तरफ अंधेरा। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कब्रिस्तान की तरफ कदम बढ़ाना शुरू हो गए। उनके दिल के अंदर एक बात मुसलसल आ रही थी, आज कुछ ना कुछ ज़रूर होना है और इसी कब्रिस्तान में होना है, बेहुरमती होनी है, आज भी होनी है। गांव वाले सो गए हैं लेकिन मैं नहीं सोऊंगा, मैं इस रात से पर्दा हटा के रहूँगा। क्या है जो इस गांव के अंदर बेहुरमती हो रही है हमारी मैयतों की? वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए इस अंदाज में जा रहे थे कि शायद जो कोई भी है मेरे इर्द गिर्द भी मौजूद है तो उसको महसूस ना हो मैं किस तरफ जा रहा हूँ। वो इतना कॉन्शियस थे कि आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए जब कब्रिस्तान के करीब पहुंचे तो एक दरख्त के साथ खड़े हो गए। कब्रिस्तान अब थोड़े से फासले पे था लेकिन वो फिर भी हर तरफ खड़े होकर गौर से देखते रहे कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा, किसी को पता तो नहीं लगा कि मैं अब कब्रिस्तान में दाखिल होने वाला हूँ। वो चाहते थे मैं कब्रिस्तान में दाखिल हूँ तो किसी को महसूस तक ना हो। जब उन्होंने अच्छी तरीके इर्द गिर्द देख लिया कोई भी नहीं है, वो अकेले हैं, तो उसके बाद वो आहिस्ता से चलते चलते कब्रिस्तान की दीवार के साथ पहुंच गए। फिर भी अंदर दाखिल नहीं हुए, वहीं पे नीचे बैठ गए।
फिर से देखा, मुझे किसी ने देखा तो नहीं है, कोई आया तो नहीं है, पूरा यकीन हो गया कोई नहीं है। तो फिर वो आहिस्ता से इस अंदाज में दाखिल हुए कि सीधे चलते हुए कब्र तक नहीं पहुंचे, छुपते छुपते जा रहे थे। थोड़ा सा चल के आगे छुप जाते थे, फिर तसल्ली करते थे किसने मुझे देखा तो नहीं है, फिर आगे थोड़ा सा जाते थे, छुप जाते थे, देखते थे मुझे किसने देखा तो नहीं है, तसल्ली करने के बाद फिर आगे जाते थे। वो ये करना चाह रहे थे कि कोई भी मुझे देख ना सके, वो चाहे गांव वाला है या कोई भी है, मुझे देख ना सके कि मैं कब्रिस्तान में जा रहा हूँ। यहाँ तक कि वो जो ताज़ा कब्र थी जहाँ आज दफनाया गया था पिछले दिन को, वो उस कब्र से थोड़े ही दूर एक दरख्त था, बहुत घना दरख्त। उस दरख्त के पीछे छुप के इस अंदाज में बैठ गए कि जो भी होगा वो इनको देख नहीं सकेगा। अब उस कब्र के पीछे इस अंदाज में छुप के बैठे हुए थे। अभी तक उनको किसने आते हुए इस दरख्त के पीछे छुपते हुए तक का जो भी सफ़र था, इतनी उन्होंने एहतियात के साथ किया था कि किसी ने भी उनको नहीं देखा था। वो पीछे छुप के बैठे हुए थे। उनको बैठे 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 काफ़ी देर हो गई थी, अभी तक खामोशी थी। ये रात के तो तकरीबन कोई 12:30-1 बजे का अंदाज़ा है। उन्होंने उस वक्त घड़ी तो नहीं पहन रखी थी, कोई टाइम देखते कि आधी रात हो चुकी थी कि उसी वक्त उनको ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई शाह की आवाज़ आई है और कोई चीज़ गुजरी है। शाह की आवाज़ है और वो चीज़ गुजरी है। वो इतनी शाह की आवाज़ थी जैसे आजकल मूवीज़ में भी हम देखते हैं, वीडियोस भी आते हैं कि कोई चीज़ नज़र नहीं आती, इतनी तेज़ी से शाह करके जाती है, नज़र कुछ नहीं आती, बस ये महसूस होता है कोई चीज़ तेज़ी से गुजरी है। ऐसे ही एक शाह की आवाज़ आई और गायब हो गई, क्योंकि वो कब्र के करीब नहीं बैठे थे, काफ़ी दूर जाके बैठे थे कि जो चीज़ भी है वरना मुझे देख लेगी। उनके पीछे दीवार तो नहीं थी कि छुप जाते, दरख्त का एक सहारा लिया था जो काफ़ी घना मोटा था, उसके पीछे छुप तो गए थे लेकिन इतनी दूर बैठे थे कि मुझे कोई देख ना सके। तो वो जो शाह की आवाज़ थी उनको जब महसूस हुई तो उनके दिल ने कहा, ये जो शाह करके कोई चीज़ गई है जिसकी आवाज़ एक बाकायदा क्लियर आई है, शाह मैंने उसको देख नहीं सका, ये कुछ हो चुका है। वो कुछ देर बैठे रहे और उसके बाद उनको वहीं बैठे बैठे आवाज़ आई जैसे वाकई कोई हटाता है, जल्दी जल्दी पानी कब्र को खोदता है, हाथ से कब्र को हटाता है। ऐसी रात की खामोशी के अंदर हल्की सी आवाज़ आ रही थी जैसे कुछ हो रहा है, मट्टी के फेंकने की जिस तरह आवाज़ आती है ऐसे ही। और वो आवाज़ कोई ज़्यादा देर नहीं आई, थोड़ी ही देर के लिए आई और वो बंद हो गई। लेकिन उनको इतना लगा कि पहले एक शां की आवाज़ आई है और उसके बाद ऐसे जैसे मट्टी कोई फेंक रहा हो, मट्टी फेंकने की आवाज़ आई, इसका मतलब है काम पड़ गया है। वो उसके बाद उस दरख्त के नीचे से बाहर तो निकले लेकिन सीधे खड़े नहीं हुए, इस अंदाज में जैसे कोई क्रॉलिंग करता है, ऐसे कोई जैसे लेट के नीचे जाता है कब्रों के बीच में से, इस अंदाज में कि बैठ के, कहीं कांटे होते हैं कब्रिस्तान में, वो बाकायदा क्रॉलिंग तो नहीं हो सकती, लेकिन वो इस अंदाज में छुप छुप के उस कब्र की तरफ जा रहे थे कि मुझे कोई देख ना ले और मैं उस कब्र के करीब पहुंचूं। और इस तरह छुपते छुपते चलते चलते वो कब्र के जब करीब पहुंचे तो देखा वो जो सर वाला हिस्सा था कब्र का, उसके बिल्कुल करीब जब पहुंचे तो एक इतना बड़ा उसके अंदर सुराख हो चुका था कि एक इंसान आसानी से उस गोल से सुराख के अंदर दाखिल हो सकता था। और उन्होंने सुराख को दूर से ही देख लिया लेकिन बैठे रहे। और तभी उनकी निगाह पड़ी जब वो करीब पहुंचे उस सुराख के कि अंदर रोशनी है, ऐसे रोशनी जैसे कब्र पूरी रोशन हो गई हो। और वो पीछे से आते आते जब उस सुराख के बिल्कुल करीब पहुंचे तो उन्होंने उस सुराख के अंदर झांक के देखा तो उस सुराख के अंदर कोई बैठा हुआ था जिसकी कमर उस सुराख की तरफ थी और जो बैठी हुई थी उसका मुंह उस मुर्दे की तरफ था और वो उसका कफन खोल रही थी। वो उसके कफन को हटा रही थी। पीछे खालू जो छुप के देख रहे थे वो उनको देख नहीं सकी और वो इतने मुतमईन अंदाज में बैठी हुई थी, उसको कोई डर खौफ नहीं था, उसको किसी का जैसे कोई बिल्कुल मुतमईन होकर बैठा होता है ऐसे मुतमईन अंदाज में वो कफन को हटा रही थी और वो बैठी हुई थी, कमर करके बैठी हुई थी। उन्हें झांक के देखा, पीछे छुप गए और समझ गए ये कोई औरत है जो कमर करके बैठी है और मुर्दे का कफन हटा रही है। कब्र बिल्कुल रोशन थी, वो क्लियर देख चुके थे। तभी वो समझ गए कि जितना भी मेरे शकूक व शुबात थे वो सच थे और आखिरकार
जो मैंने सोचा था कि आज रात को ज़रूर कार्रवाई होगी, वो कार्रवाई कब्र में इस वक्त हो रही है। उसी लम्हे वो फैसला कर चुके थे। पीछे बैठे हुए उन्होंने फौरी तौर पे पढ़ना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता अपने वजूद पे फूंक मारनी शुरू कर दी कि अपने आप को दायरा कड़ा लगा सकें, अपने आप को हिसार में ले सकें, ताकि उनको वो नुकसान ना पहुंचा सके। वो क्योंकि जिस तरह शां करके गई थी और जितनी जल्दी से उसने कब्र खोली थी, वो कोई इंसान नहीं थी। वो इतना तो समझ गए थे, इंसान और एक औरत इतनी तेज़ी से ना गुजर सकती है, ना इतनी तेज़ी से कब्र खोल सकती है। वो फ़ौरन समझ गए थे। जब उन्होंने दायरा कड़ा कर लिया तो उसी लम्हे उन्होंने देखा अभी तक उसका मुंह दूसरी तरफ है और अब वो बाजू को तोड़ने लगी थी। कि उसी लम्हे उन्होंने झांका कि अभी तक वो मेरी तरफ मुतवज्जो नहीं है। उन्होंने अपना हाथ तेज़ी से आगे बढ़ाया और उसका सर, उसकी कमर उनकी तरफ थी। उस सुराख से जो ही हाथ अंदर गया, उन्होंने फ़ौरन उसके बालों को पकड़ लिया। जैसे ही उन्होंने उसके बालों को पकड़ा, उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली, ऐसी भयानक चीख जैसे कानों के पर्दे फट जाएं। इतनी खौफनाक चीख निकली और तभी उन्होंने दोनों हाथों से उसके बालों को पकड़ लिया और उसके बालों को पकड़ के उसको बाहर घसीटना शुरू कर दिया। अब उसको कब्र के बाहर घसीटते आ रहे थे, यहाँ तक कि घसीट के उसको उन्होंने कब्र से बाहर निकाल दिया। ये एक खूबसूरत नौजवान लड़की थी, इंतहाई खूबसूरत और नौजवान लड़की थी। उन्होंने उसके बाल पकड़े हुए थे और जैसे उसका चेहरा देखा, वो इतनी खूबसूरत, हसीनो जमील और इतनी नौजवान लड़की को देख के चौंक से गए। लेकिन वो चीखें मारी जा रही थी, ऐसी चीखें कि कानों के हाथ, इंसान कानों पे हाथ रखने पे मजबूर हो जाए। लेकिन उन्होंने उसके बाल नहीं छोड़े। चीखें मारते मारते वो बोली, मेरे बाल छोड़ दे। और वो अपने हाथ ऊपर करने की कोशिश करती तो उनके बालों को पकड़ के झटका देते, वो हाथ उसके नीचे चले जाते। तभी वो समझ गए थे इसकी सारी ताकत इसके बालों में है। वो अपने सर की तरफ हाथ लेके आने की कोशिश करती, उसके सर को फिर से झंझोड़ देते, वो हाथ नीचे कर देती और उसको कहते, हाथ ऊपर मत करना, अगर हाथ ऊपर किए मैं तुम्हारे बाल उखाड़ दूंगा। वो कहती, नहीं नहीं, मेरे बाल छोड़ दो, मेरे बालों को कुछ ना कहो। तभी वो बोली, मैं कितना हसीनो जमील हूं, देखो मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगी? मैं कितनी खूबसूरत हूं, मेरी तरफ देखो तो सही। मेरा वजूद तुम्हारा है, जो चाहे मेरे साथ कर सकते हो। ये मैं अपना वजूद तुम्हारे ऊपर निछावर कर दूंगी, मेरे बाल छोड़ दो। एक दफ़ा तो मेरे बाल छोड़ दो। यकीन मानो, मेरे पास इतनी दौलत है, मेरे पास दौलत के ख़जाने हैं। जो ज़मीनों में दौलत छुपी है वो भी मैं जानती हूँ, जो मिट्टी के नीचे दौलत छुपी है मैं वो भी जानती हूँ। मेरे अपने पास भी दौलत है। तो मैं एक दफ़ा सिर्फ मेरा बाल छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे ख़जानों के ढेर लगा दूंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ, जो तुम्हारी मन की मुराद होगी वो मैं पूरी कर दूंगी, जो तुम्हारी ख्वाहिश होगी मैं पूरी कर दूंगी। तुम्हें हीरे जवाहरात चाहिए, तुम्हें सोना चाहिए, तुम्हें औरतें चाहिए, तुम्हें खाना पीना चाहिए, तुम्हें जो कुछ चाहिए, मैं सब कुछ तुम्हारे आगे ढेर लगा दूंगी, मुझे छोड़ दो। लेकिन वो फैसला कर चुके थे। उसको कहा, चुप करके मेरे साथ चलती रहे, नहीं तो यहीं मैं तेरे बाल यहीं इतने ज़ोर से खींच लूँगा कि तेरे सर से अलग हो जाएंगे। चुप करके चलती रहे। अब वो चलने के लिए तैयार नहीं थी, तो उन्होंने उनके बालों को पकड़ा हुआ था, ज़ोर से फिर झटका दिया तो उसके मुंह से एक और दर्दनाक चीख निकली। कहा, चल फौरी चल, नहीं तो तेरे बाल उखाड़ लूँगा। वो चल पड़ी, लेकिन चीखें मारती हुई जा रही थी और उसको वो लिए हुए उसकी चीखें दूर दूर तक जा रही थी। उसको पकड़े 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 गांव के करीब पहुंच गए। पास ही तो वो कब्रिस्तान था। गांव वालों को आवाज़ें देनी शुरू कर दी। एक औरत चीखें मार रही थी, गांव वाले भी जाग गए। ऊपर से वो उनका बंदा आवाज़ें दे रहा था। सारे आहिस्ता आहिस्ता गाँव से बाहर निकलते गए। सोए हुए शख्सों ने, जितने भी लोग सोए हुए थे, उन्होंने एक औरत की चीखें सुनी और साथ ही परेशान हो गए। आँख खुल गई कि औरत कौन चीख रही है, क्या हुआ है। तो उसी लम्हे उनको एक और आवाज़ आई, जो उनके अपने गांव के बंदे की आवाज़ थी। मिसाली फ़र्दी नाम उनका बशीर कर देते हैं। बशीर की आवाज़ थी, जो आवाज़ें दे दे के चीख के कह रहा था, बाहर आओ गांव वाले हो, बाहर आओ। तो औरतें कह रही थी, क्या हुआ है, उठें देखें। सारे मर्द उठना शुरू हो गए, कुछ बड़ी बुजुर्ग औरतें भी बाहर निकलना शुरू हो गई। यहाँ तक कि थोड़ी ही देर के अंदर पूरे गाँव वाले इकट्ठे हो गए और वो बाहर
लालटेन जला के आगे रोशनियां जला दी गई, देखा एक इंतहाई हसीनो जमील औरत को पकड़ा हुआ है, और वो हसीनो जमील जो औरत है उसके बालों को पकड़ा हुआ है और वो जोर शोर से चीखें मारी जा रही है और कह रही है मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। उसको छोड़ नहीं रहे। कुछ बूढ़ी औरतें एकदम आगे बढ़ी, उसको कहा क्या कर रहे हो, खुदा का खौफ करो, क्यों लड़की के बाल पकड़े हुए हैं, कौन है ये लड़की, क्यों उसको इतनी तकलीफ दे रहे हो कि उसके बालों को इतनी जोर से तुमने खींचा हुआ है। वो नजर भी आ रहा था, इतने जोर से उनके बालों को खींचा हुआ था कि वो तकलीफ से कराह रही थी, चीख रही थी। गांव वाले से वो लड़की बोली खुदा का वास्ता है मुझे इससे बचाओ, ये देखो मेरे कितने बाल इसने जोर से पकड़े हुए हैं कि मुझे तकलीफ हो रही है। तो कुछ बुजुर्ग औरतें और मर्द आगे आए और उससे कहा शर्म करो, ये क्या कर रही हो, एक औरत जात के तुमने इतने बाल पकड़ रखे हैं, किसकी बेटी है ये, किसकी बहू है, क्या कर रहे हो, छोड़ो इसको। तो वो बोला ये औरत नहीं है, ये डाइन है, डाइन। तो कुछ बूढ़ी औरतें बिल्कुल करीब आ गईं छुड़वाने के लिए कि उसको समझा सकें कि पागल हो गए हो, इतनी हसीनो जमील लड़की को तुम डाइन कह रहे हो, ये क्या क्या है ये। बुजुर्ग भी आ गया है कि यार खुदा का खौफ कर, शर्म कर। वो एक अच्छे नेक लोग थे, उसको समझाना शुरू हो गए, यहां तक कि कुछ लोग इतने आगे औरतें और मर्द बढ़ आए कि उससे उसको छुड़वा के ही ले जाते कि वो एकदम से बोला रुक जाओ, यहीं रुक जाओ, आगे मत आना, मैं तुम्हें इसका रूप दिखाता हूं ये क्या है, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूं। गलती थोड़ी सी भी की तो सारी जिंदगी गांव वालों पछताओगे। तुम लोग हमदर्दी में आगे बढ़ के इसके बाल छुड़वाना चाह रहे हो, अगर इसके बाल छूट गए तो ये तुम सबको मार डालेगी, रुको। और उसकी बीवी भी इतनी देर में भागती हुई आ चुकी थी, शौहर की आवाज वो भी सुन चुकी थी। तो उसकी बीवी ने फौरी तौर पे गवाही दे दी, हाँ मैं गवाही देती हूं ये डाइन है। वो भी एकदम चौंका कि मेरी बीवी ने तो उस वक्त नहीं माना था, मैं इसको कह रहा था कि कुछ होगा कब्रिस्तान पे, वो कह रही थी नहीं वहम है ना करो, लेकिन वो गवाही दे रही थी, हाँ मैं गवाही देती हूं ये डाइन है। उसने कहा मैंने अपनी बीवी को कहा था, अब उसको भी यकीन आ गया। कैसे यकीन आया वो मैं अभी बता देता हूं, क्योंकि तुम लोगों को पता नहीं ना कि ये कौन है, अभी बताता हूं। जब बीवी ने भी पीछे से गवाही दे दी तो वो सारे वहीं पे रुक गए कि पहले हमें देखना चाहिए, इससे पहले कि हम बाकी बाल छुड़वा लें और कुछ खतरनाक हो जाए। उसने कहा रस्सा लेके आओ, और बीवी से कहा भागो अंदर से छुरी लेके आओ। वो सारे परेशान हो गए कि ये छुरी के साथ क्या करने लगा है। उन्होंने कहा पहले इसको, कुछ लोग मेरी मदद करो, नौजवान आगे आओ, इसको बांधो, मैं बाल नहीं छोड़ूंगा, बाल छूट गए तो हम सब की जान चली जाएगी, जल्दी से रस्सा लाओ और इसको बांधो। अब सारे खड़े हुए हैं, कौन जाए कौन ना जाए। तो उसने एक दो बुजुर्गों को कहा कि आप क्यों मेरा मुंह खड़े देख रहे हैं, इनको कहते क्यों नहीं, अभी आपको दिखा दूंगा जब कहा है। तो उन्होंने नौजवानों को कहा जाओ जो कह रहा है ये करो। वो भाग के गए, रस्सा ले आए। उन्होंने पहले उसके जल्दी से हाथ बांधे कि इंतहाई नाजुक से उसके हाथ, खूबसूरत से उसके हाथ, ये हसीनो जमील खूबसूरत सी लड़की। वो सारे परेशान कि ये हो क्या रहा है। उसको दरख्त के करीब ले गए, दरख्त के करीब पहले उसके हाथ बांध दिए गए और उसको दरख्त के साथ इस तरह खड़ा किया गया कि उसके बाल उसी बंदे के हाथ में रहे और उसके वजूद को हाथ पीछे करके अच्छी तरीके बांध दिए गए। उसके हाथ पीछे बांधे गए और उसके पांव बांध दिए गए और उसको रस्से के साथ इतना मजबूती से दरख्त के साथ बांध दिया गया कि अब वो हिल नहीं सकती थी। तभी उसकी बीवी छुरी लेके आई और उसने कहा काटो इसके बाल। बीवी उसकी कांप रही थी, आगे नहीं बढ़ी। तो एक लड़का को उसने कहा तुम इसके हाथ से छुरी लो, काटो इसके बाल। तो बुजुर्गों ने कहा रुको, बाल मत काटो, औरत के बाल हैं, क्यों काटने जा रहे हो। उसने कहा रुको, मत बोलो कोई भी। वो ऐसा जनूनी हो चुका था, वो भी डर गए। उन्होंने कहा, नौजवान को कहा काटो यार, क्योंकि वो औरत के बाल नहीं काटना चाह रहे थे, क्योंकि वो चीखे चिल्लाए जा रही थी, मदद के लिए पुकारे जा रही थी, गांव वालों को कह रही थी आप लोग खड़े मुंह देख रहे हैं, मेरे बाल काट रहा है, मुझे बचाओ, मैं किसी की बेटी हूं, मैं किसी की बहू हूं, आप क्या कर रहे हैं। और वो सारे उस पर तरस खाना चाह रहे थे, लेकिन उसने तरस नहीं खाया। यहां तक कि एक नौजवान को कह के जैसे ही उसके बाल काटे गए, जैसे ही उसके बाल कटना शुरू हुए, तो गांव वालों ने देखा उसी वक्त ही उसका रूप बदलना शुरू हो गया। वो नौजवान हसीनो जमील जो लड़की थी उसी वक्त एक बूढ़ी औरत बनना शुरू हो गई। उसका पूरा वजूद बूढ़ा होता गया, यहाँ तक कि उसका चेहरा भी क्लियर बूढ़ा हो गया। और गांव वाले उस चेहरे को देख के चौंक पड़े, क्योंकि शादी के मौके पे एक बूढ़ी औरत को देख चुके थे जो इतना ज़्यादा रोटियां खा गई थी। ये वही बूढ़ी औरत थी। और लड़की के रूप से जब वो बूढ़ी औरत बन चुकी थी तो अब किसी को शक की गुंजाइश नहीं रही थी
कि वो जो कुछ भी कह रहा है ठीक कह रहा है। जैसे ही उसके बाल काटे गए हैं तो वो लड़की से बूढ़ी बन गई है, और जब उसके बाल काटे जा रहे थे इतनी खौफनाक वो चीखें मार रही थी, ऐसा धाड़ रही थी, उसके आंसू बह रहे थे, ऐसा लगता था जैसे किसी से ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश छीन ली जाए और इंसान रोता तड़पता है, धाड़े मारता है। उस वक्त वो ऐसी धाड़े मार रही थी जब उसके बाल काटे जा रहे थे। जब उसके बाल कट गए तो वैसे ढह सी गई, क्योंकि वो एक खौफनाक बूढ़ी औरत बन चुकी थी। और तभी वो उसके बाल कटे हुए हाथ में पकड़ के लाया और उसने गुस्से से ज़मीन में फेंके और कहा, अब यकीन आ गया तुम लोगों को? तुम लोग इससे छुड़वाना चाह रहे थे, अगर इसके बाल छूट जाते तो तुम में से कोई भी जिंदा ना होता। ये लड़की नहीं है, ये डाइन है, डाइन। और इसको मैं कब्रिस्तान से ही लेके आया हूं। ये आज भी मुर्दा खाने के लिए, बेहुरमती करने के लिए पहुंची हुई थी। उसके सामने खड़े हुए और उससे बोले, अब मैं तुझसे बोलता हूं बुढ़िया, खौफनाक बुढ़िया, बता, अपने बारे में बता, बल्कि पहले मेरे सवाल का जवाब दे। जब तू शादी पे आई थी और कुत्ते तेरी तरफ बढ़ते थे तो तू आराम से बैठी हुई थी, लेकिन कुत्ते डर के पीछे हट जाते थे, क्या करती थी तू? वो चुप रही। तो उसने कहा, ओके कोई बात नहीं, आग जलाओ, लकड़ी के एक सिरे पे आग लगा के आओ। एक लकड़ी के सिरे पे वो आग लगा के आए। उसने कहा, बोल नहीं तो ये आग मैं तेरे पाँव को लगा दूंगा, तुझे जलाना शुरू कर दूंगा। वो चुप खड़ी रही। उसने फौरन एक दफ़ा कहा, वो आगे से नहीं बोली, उसने फौरन वो जलती हुई आग उसके पाँव पे लगाई। जैसे उसके पाँव पे लगाई, पाँव की एड़ी यानी पीछे वाले हिस्से पे आग लगाई, तो वो चीखना शुरू हो गई, अगर बोली, रुको रुको मैं बताती हूँ। वो कुत्ते जब मेरी तरफ आ रहे थे तो मैं सिर्फ अपनी आँखों से उनको एक जादू की तरह देखती थी। मेरी आंखों में ऐसा जादू था कि मैं उनको सिर्फ गुस्से से देखती थी और वो डर जाते थे। उसने कहा, यही तो मैं हैरान था, ऐसे खूंखार कुत्ते जो इंसान को चीड़ फाड़ के रख दें, तू बैठी हुई थी और वो डर के आगे चले जाते थे, पीछे भाग जाते थे। उसने कहा, हाँ, वो मैं अपने जादू से उसको सिर्फ देखती थी खौफ से, और वो डर भाग जाते थे। उन्होंने उससे अगला सवाल किया, ये बता, ये जो जानवरों के जितने भी वाकयात हुए हैं कि ये तूने किए हैं? वो फिर से चुप रही। तो उसने फिर से जल्दी से आग उसके पाँव के करीब लगाई, जोरदार उसने चीख मारी और बोली, रुको रुको मैं बताती हूँ। उसने कहा, मुझे शुरू से लेके एंड तक बताओ जानवरों के बारे में, नहीं तो मैं जला दूंगा। और वो देख चुकी थी कि मुझे जला देगा, तो वो बोलना शुरू हुई, हाँ, तुम्हारी बकरियों के पहले कान मैंने खाया, फिर बकरी एक और आई जिसके मैंने दोनों कान खाए, फिर मैंने बकरी की एक टांग खा ली, फिर तुम्हारे मुर्दों को मैं खा जाती थी, यहां तक कि तुम्हारी भैंस में ले गई और काफी अरसे तक उसको खाती रही, मैं नहीं आई। तुम्हारे जानवर सारे मैं लेके गई थी, तुम्हारे मुर्दों को भी मैंने खाया था। तो वो शख्स बोला, लेकिन ये सब तो पहरा देते थे रात सारी, यहां तक कि ऐसा पहरा भी दिया कि जानवरों के बीच में खड़े होते थे, जानवर आवाज तक नहीं निकालते, तू कैसे ले जाती थी? भैंस पूरी तू वहां से ले गई और भैंस का रस्सा वहां पे पड़ा हुआ था, तू भैंस पूरी कैसे ले गई? और जब जानवर के बकरी तू लेके गई तो ये वहीं पे पहरा दे रहे थे, तू बकरी कैसे लेके गई? उसने कहा, मैं कब्रिस्तान में जिस तरह बिल्कुल रिलैक्स होकर दाखिल हुई थी और मैंने कब्र खोदी और अंदर दाखिल हो गई, मुझे कोई खौफ नहीं था, मुझे नहीं पता था तुम मौजूद हो, और तुमने अपने आप को जो हिसार कर रखा था उसकी वजह से मुझे तुम्हारे बारे में मालूम नहीं हो सका। अगर तुमने हिसार ना किया होता तो मैं तुम्हारे बारे में जान जाती, लेकिन तुम वहाँ पहले से छुपे हुए थे। तुमने मुझे आते हुए देखा होगा कि मैं कितनी स्पीड में आई हूँ, तुम्हें एक सिर्फ आवाज़ आई होगी शां की, नज़र कुछ नहीं आया होगा। तो मैं इतनी तेज़ी से आती थी कि नज़र किसी को नहीं आता था, और मैं इतनी तेज़ी से उस जगह पे आके रुकती थी और बकरी को उठा के उतनी ही तेज़ी से वापस जाती थी कि इंसान क्या, जानवरों को भी पता नहीं लगता था कि कोई बकरी उठा के ले भी गया है। उसने कहा, मान लिया पहरा दे रहे थे, तू आई, तूने बकरी उठाई, इतनी तेज़ी से आई किसी को नज़र तक नहीं आई, और इतनी तेज़ी से लेके तू चली भी गई कि किसी को समझ आती है नज़र नहीं आई, तू बहुत तेज़ थी। भैंस तू कैसे लेके गई? वो फिर से चुप हो गई।
उन्होंने कहा बोल, नहीं तो तू जानती है मैं तुझे आग लगा दूंगा। वो फिर से चुप हो गई। फिर उसने उसके पाँव पे लगाया तो वो फिर से चीखें मारती बोली, रुको मैं बताती हूँ। उसने कहा जब मैं भैंस के करीब पहुंची थी तो मुझे पता था कोई जाग जाएगा। मैं इस तरह का जादू कर देती थी, सहर कर देती थी कि कोई भी ना जाग सके। भैंस का मैं रस्सा उतार देती थी और जब मैं चलती थी तो भैंस मेरे पीछे पीछे आती थी और मैं पीछे जितने भी निशान होते थे वो सारे उड़ा देती थी कि कोई उसके पीछे तक ना आ सके। भैंस मेरे पीछे चलती रहती थी और जितने हिस्से से मैं गुजर रही होती थी कोई देख भी लेता मुझे और भैंस को तो हम दोनों उसको नजर ना आते। मैं इस अंदाज में उसको आंखों से गायब करके जाती थी कि कोई मुझे देख नहीं सकता था। तभी तो आज मैं कब्रिस्तान में भी ऐसे आई थी कि जितनी स्पीड से मैं आई और जिस तरह मैंने कब्र खोदी, अगर तुम हिसार में ना होती तो तुम भी मुझे ना देख सकते। उसने कहा ठीक है, अब मेरा तुमसे आखिरी सवाल, तुम हो कौन, कहां से आई हो और ये ताकत तुम्हारे पास कहां से आई है? तो वो चुप हो गई और बोली, मैं तुम सब गांव वालों से कहती हूं मुझे छोड़ दो। अभी भी मेरे पास बहुत ज़्यादा हीरे जवाहरात हैं, अभी भी मेरे पास ख़जाना है, अभी भी मेरे पास बहुत ज़्यादा दौलत है, सोना है। अगर तुम मुझे आज़ाद कर दो गांव वालों तो मैं तुमसे वादा करती हूं मैं दोबारा कभी भी तुम्हारे गांव नहीं आऊंगी। मैं यहां से बहुत दूर चली जाऊंगी। जो भी मुझे वादा करोगे मैं उसको पूरा करूंगी और तुम लोगों को इतना नवाज के जाऊंगी कि तुम्हारा गांव सबसे अमीर गांव हो जाएगा। बस मुझे एक दफ़ा जाने दो, मुझे छोड़ दो। सारे चुप खामोशी से उसको देख रहे हैं। वो शख्स आग लिए सामने उसके खड़ा है और वो सबको लालच दे रही है, लेकिन कोई भी नहीं बोल पा रहा। उस औरत को उम्मीद थी जो अब बूढ़ी बन चुकी थी कि कोई बोलेगा, कहेगा हाँ ठीक है हमें मंजूर है, लेकिन सब चुप रहे। तो वो बोला, ये तुम्हारी तरह लालची गांव वाले नहीं हैं कि तुम्हारे इस तरह के लालच देने पे ये तुम्हारी बात मान लेंगे, सोचना भी मत। अब मैं आखिरी दफ़ा तुमसे पूछ रहा हूं, फौरी तौर पे बताओ तुम कौन हो और ये डाइन तुम कैसे बनी? और उसने कहा, मेरी 7 पुश्तें वडेरे रहे हैं। मतलब बादशाह, एक तो वो बादशाह होते थे ना, वो नहीं, मतलब वडेरे जिस तरह होते हैं, बहुत बड़े अमीर, रिच। 7 पुश्तें हमारी वडेरे अमीर रहे हैं। मैं भी एक वडेरी थी, रिच ख़ानदान से थी, लेकिन हमारे ख़ानदान के बारे में कहा गया था, मुझे नहीं पता था कि 7 पुश्तों के बाद इनमें एक डाइन पैदा होगी। मेरी 7 पुश्तें हो चुकी थीं, 7वीं पीढ़ी मुकम्मल हो गई। तो मैं जब छोटी थी, बच्ची पैदा हुई, तो मैंने इस बात को नहीं जानती थी, ना मुझे पता था कि एक शाम बैठे हुए मुझे बहुत भूख लग रही थी। मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती थी कि मुझे शदीद भूख लग रही थी। घर में खाने को कुछ नहीं था, अभी खाना बनने में बहुत देर थी। मुझे समझ ना आए मैं क्या कहूँ। मैं इतनी भूखी थी कि मैंने देखा एक मुर्गी का चूजा बिल्कुल मेरे करीब आया। भूख से मेरी बुरी हालत थी। वो जैसे ही मेरे करीब आया मैंने उसको पकड़ लिया, और मैंने जैसे ही उसको पकड़ लिया तो एकदम से उसकी गर्दन को जोर से पकड़ा। मैं एक बच्ची थी और उसकी गर्दन को मैंने अलग कर दिया। वो एक छोटा सा चूजा था लेकिन उसको कच्चा था। मैंने उस कच्चे चूजे को चबाना शुरू कर दिया। मैं उसको खाती गई और मुझे उसको खाते हुए ऐसा लगा जैसे सबसे मज़ेदार खाना मैंने आज पहली दफ़ा खाया है। मैं उसको खाती गई कि वो पूरा चूज़ा मैंने कच्चा खा लिया। उसके बाद रात को मुझे भूख ख़त्म हो गई, मैंने खाना नहीं खाया। अगले दिन फिर से मुझे भूख लगे तो मेरा दिल करे कि मैं कोई कच्चा गोश्त खाऊं। फिर मैंने मुर्गी पकड़ी। पहले मैं चूज़े खाती रही। घर वाले परेशान होते थे चूज़े के, कोई चील ले जाती है, कौवा ले जाता है, बिल्ली ले जाती है, कहाँ जाती है, लेकिन वो मैं चूज़े खाती रही। चूज़े खाते खाते मैंने मुर्गियाँ खानी शुरू कर दी। कच्चा गोश्त मैं खाती गई, यहाँ तक कि मैं बड़ी होती गई और जहाँ किसी के भी जानवर कुछ भी मुझे मिलता मैं चुप करके खाती गई। कि एक दफ़ा मुझे किसी ने जानवर को खाते हुए देख लिया, लेकिन वो मेरा चेहरा नहीं देख सके थे। मैं डर गई थी, मैं वहाँ से भाग गई कि मेरा राज अफशा हो गया है, घर वाले मुझे मारेंगे, उनको पता लग गया है कि मैं खा रही थी। मैं वहाँ से भाग गई। भागते 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 मैं पहाड़ों में पहुंची।
अब मैं परेशान थी कि मैं आ तो गई हूँ लेकिन कहाँ जाऊँ। तो वहाँ एक मुझे ऐसा शख्स मिला जो वहाँ पे बैठा अमल कर रहा था। उसने मुझे बताया कि मुझे पहले से पता था कि तुम आओगी, तुम्हारी 7 नस्लों के बाद एक डाइन पैदा होनी थी जो तुम पैदा हो चुकी हो और तुम आ गई हो, और ये अब तुम्हारे आगे बाकी जो अधूरा काम है ये मैं तुम्हारे आगे रख रहा हूँ, इसको पूरा करो, बैठो मेरे सामने। उसने आग जलाई हुई थी, मुझे अपने सामने बिठा लिया और कुछ पढ़ता रहा, मुझे पढ़ाता रहा, कुछ सिखाता रहा। उसका जितना भी इल्म था उसने मेरे अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। उस अधूरी लड़की को उसने मुकम्मल डाइन बना दिया। और जब मैंने आंखें खोली तो वो मुस्कराया और बोला कि तुम अब मुकम्मल डाइन बन चुकी हो, अब तुम बहुत शक्ति हो, बहुत ताकतवर हो, ख़जानों के ढेर लग जाएंगे तुम्हारे सामने, रूप बदलना चाहोगी रूप बदल सकोगी, जो ख्वाहिश करोगी वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। मैं कुछ दिन उसके पास रही लेकिन ऐसी भूख सताई कि मैं उसी शख्स को ही खा गई। गोश्त मेरी कमज़ोरी था और उसके बाद ज़िंदगी में ऐसा ही हुआ। मैं घर अपने वापस ना जा सकी क्योंकि मुझे पता था कि मैं घर जाऊंगी तो वो उनको भी खा जाऊंगी और वो राज से वाकिफ़ हो जाएंगे। फिर मैं ऐसी भागी कि जहाँ जो जानवर जो कुछ मिलता मैं उसको खाती जाती। अब मैं रूप धार सकती थी, मैं एक हसीनो जमीन लड़की के रूप में जाती। हसीनो जमीन लड़की के रूप में मैं लड़कों को अपनी तरफ बुला लेती थी और लड़के मेरी तरफ हसीनो जमील लड़की समझ के मेरे पीछे आते थे तो मैं आगे जाके उनका दिल निकाल के खा जाती और बाद में उनके वजूद को खा जाती। मेरे ऊपर कई राज खुले, कई खजाने मुझे मिले, कई चीज़ें मेरे हाथ आईं, लेकिन मेरी खुराक सिर्फ कच्चा गोश्त था, चाहे जानवर का हो, चाहे इंसान का हो या मुर्दा इंसान का। यहां तक कि मैं तुम्हारे गांव पहुंची, मैंने जानवर खाए, यहां तक कि तुम्हारे मुर्दों को भी खाना मेरी मजबूरी है। जैसे तुम लोग मुख्तलिफ किस्म के खाने खाते हो तो सिर्फ गोश्त, क्योंकि मेरी खुराक है तो गोश्त में जिस तरह वैरायटी होती है तो इसी तरह मुर्दे का गोश्त अलग होता है, भैंस का गोश्त अलग होता है, इंसान का गोश्त, ज़िंदा इंसान का गोश्त अलग होता है। इस तरह मुख्तलिफ गोश्त के मेरे लिए जायके हैं। तो मैं मुर्दे का भी गोश्त खाती हूँ जायका बदलने के लिए, ज़िंदा इंसान का भी खाती हूँ, जानवर का भी गोश्त खाती हूँ। लेकिन मेरी सारी ताकत जो थी वो मेरे बालों में थी जो तुमने ख़त्म कर दी है। मैं बहुत अरसे से जिंदा हूं, मेरे आबाओ अजदाद, मेरे घर वाले सारे मर चुके हैं और मैं गोश्त खाती रहूंगी तो कितना अरसा जिंदा रहूंगी ये मैं भी नहीं जानती। लेकिन इतना मुझे पता है मुझे जीते हुए कई साल हो गए हैं। इतने उम्र में तो लोग मर जाते हैं, मैं मरी नहीं हूं। बहुत लंबी उम्र से मैं जिंदा हूं सिर्फ गोश्त खाने से। लेकिन आज तुमने मेरे बाल काट दिए, अब मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होगा। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मेरे पास जो बहुत सारे ख़जाने हैं जो मुझे पता है मैं वो सारे तुम्हें दे सकती हूँ, बस तुम लोग मुझे जाने दो। जो कहोगे मैं तुम लोगों को दे दूंगी। तो वो शख्स जो सारी स्टोरी सुन रहा था सामने खड़ा बोला था, कहा तेरे तो बाल कट चुके, तू तो अब जवान तक भी नहीं हो सकती, तेरा जादू भी नहीं चल सकता, तेरा जादू तेरे बालों में था, ऐसा है ना? तो वो बोली हाँ मेरे बालों में था, जो अब जादू ख़त्म हो चुका है, लेकिन ख़जाने तो मेरे पास महफूज हैं, मैं जानती हूँ वो कहाँ है। तुम लोग बेशक बांध के मुझे अपने साथ ले जाओ, मैं उन ख़जानों तक तुम्हें पहुंचा दूंगी, लेकिन मुझे इस शर्त पे कि ख़जाने तुम्हारे हवाले कर दूंगी, मुझे ज़िंदा छोड़ दो। और सामने खड़ा हुआ शख्स बोला, तूने हमारे मुर्दों को खा लिया, तूने हमारे मुर्दों की बेहुरमती की, जानवरों को खाया, पता नहीं कितने को खाया। तू इंसान होती मैं तुझे छोड़ देता, तू डाइन है और तेरा काम आगे भी खाते रहना है। तेरा जादू ख़त्म हो गया है, लेकिन तुझे क्या लगता है तू अब इंसानी गोश्त नहीं खाएगी? तुझे क्या लगता है तू मुर्दे की बेहुरमती नहीं करेगी? तुझे क्या लगता है तू गोश्त के बगैर जिंदा रह सकेगी? नहीं, तेरा यही लिखा हुआ था। तूने मेरे हाथों, इन गांव वालों के हाथों मरना था। गांव वालों, ये डाइन है, इसको छोड़ना नहीं है। हमें कोई हीरे जवाहरात सोना चांदी नहीं चाहिए, हम नहीं चाहते मज़ीद किसी का कोई नुकसान हो चुके। जाओ गांव वालों, मट्टी का तेल लेके आओ और इसके ऊपर डाल दो।
अभी उसने जुमला पूरा नहीं कहा था, गांव वाले पहले भाग पड़े जैसे वो तैयार खड़े थे। उसको खुशी हुई कि गांव वालों को कोई हीरे जवाहरात की ज़रूरत नहीं थी, वो इसको जल्दी से मारना चाहते थे। वो सारे भाग के मट्टी का तेल लेके आए और उसके पूरे वजूद के ऊपर मट्टी का तेल ही तेल था। वो चीखें मारती रही, गिड़गिड़ाती रही, मुझे छोड़ दो, मैं कभी किसी को नहीं खाऊंगी, मैं आइंदा कभी कुछ गलत नहीं करूंगी, मुझे छोड़ दो। लेकिन किसी ने उसकी एक भी ना सुनी और उसके पूरे वजूद पे मट्टी का तेल डाल दिया गया। और उसके बाद उसके जिस्म को आग लगा दी गई। जब उसके जिस्म को आग की चिंगारी लगाई गई और उसके मट्टी के तेल ने एकदम भड़क उठा, पूरे वजूद ने आग पकड़ ली, तो ऐसी खौफनाक चीखें थीं। उनमें से औरतें जो थीं उन्होंने अपने कानों पे हाथ रख लिए थे। इतनी दर्दनाक, इतनी ऊंची वो चीखें थीं, लगता था कि कानों के पर्दे फट जाएंगे। कई मर्दों ने भी अपने कानों के ऊपर हाथ रख लिए, ऐसे जोर शोर से वो चीखें जा रही थी। काफ़ी देर तक उसकी चीखें फ़ज़ा में बुलंद होती रहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका वजूद जलते जलते इतना जल गया कि देखा कि चीखें आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही हैं। और चीखें कम होते 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 चीखें बंद हो गईं। यकीनन सी बात है, वो मर चुकी थी। और थोड़ी ही देर के बाद रस्सा भी जल गया और उसका पूरा वजूद ज़मीन पे गिरा और जलना शुरू हो गया। वो शख्स जो सामने खड़ा था बोला, और मट्टी का तेल फेंको, इसकी हड्डियां भी जल जाएं। उनने लकड़ियां, झाड़ियां, मट्टी का तेल फिर इस अंदाज में उसके ऊपर फेंकते रहे कि उसकी हड्डियां तक जल गईं, यहां तक कि उसका जिस्म की राख बन गई। राख उस जगह पे सिर्फ लकड़ियों की जली हुई और उसकी हड्डियों की जली हुई राख थी। वहां पे अब कोई भी इंसानी हड्डियां मौजूद नहीं थी। और उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि इस राख को इकट्ठा करो, ये राख भी यहीं पे नहीं होनी चाहिए, हम इसके पीछे से नहीं जाते। कितना वो सच बता के गई है, कितना झूठ, इसका पीछे कौन है, क्या है। इसकी राख को भी पानी में बहाओ, जो बहता पानी हो। उन्होंने उस राख को भी इकट्ठा किया और जो बहता पानी था, उस बहते पानी में उस राख को फेंक आए। लेकिन उसके बाद उस गांव में दोबारा कभी कोई वाकया नहीं हुआ। ये साजिद ने मुझे कहानी भेजी लाड़काना सिंध से, एक सच्ची कहानी रत्ते देरे दे गोट की। तो मैं कहूँगा साजिद, आपने कहा एक और भी चिल्ला कशी वाली कहानी है, आप वो भी सेंड कीजिए। आपने कहा इस कहानी को आप अपने लफ्ज़ों से कीजिएगा, मैंने सुना दी, आप अपने लफ्ज़ों से बेहतर कीजिएगा। तो आपकी ख्वाहिश पे मैंने इसको अपने लफ्ज़ों से जितना बेहतर कर सकता था, इसको लफ्ज़ों में ढालने की कोशिश की है। कैसे आपको स्टोरी लगी, ज़रूर आप भी साजिद मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, बाकी लोग भी मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। और साजिद अब अपनी और कहानी भी भेज दीजिए ताकि उसको भी मैं शो का हिस्सा बना सकूँ। तो ये थी जी आज की कहानी। आप लोग भी अपनी अपनी कहानियाँ भेजिए, और पुराने लोग भी जिन्होंने कहानी भेजी हुई है और उनकी कहानी शामिल नहीं हो सकी, जिस तरह साजिद ने दोबारा से भेज दी, आप लोग भी अपनी कहानी मुझे दोबारा से भेज दीजिए। और नए लोग भी अगर कहानी भेजने चाहते हैं तो दोबारा से भेज दीजिए, पुराने और नए। पुराने से मुराद जिन्होंने पहले भेजी हुई है, उनके व्हाट्सएप पे लिखी हुई या वॉइस मैसेज मौजूद है, वो भी इसी बात पर अमल करें। और नए लोग भी इसी बात पर अमल करें कि कहानी जब भी मुझे भेजें, वॉइस मैसेज भेजना है तो वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेज दें, और उसके नीचे फिर एंड पे लिखें STORY, स्टोरी, आखिरी लफ्ज़। और लिखी हुई कहानी भेजना चाहते हैं तो लिखी हुई कहानी को पहले एक दफ़ा सेंड कर दीजिए। जब वो सेंड हो जाए तो फिर एंड पे लिखिएगा STORY। आप जब कहानी लिखें या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करें तो मुझे आप लोगों ने क्लियर शुरू में बताना है कि मेरा नाम ये है, इलाके का, जितनी भी जगह हैं, जो बंदे हैं, सबके नाम जेन्युइन बताने हैं, रियल बताने हैं। और रियल बता के मेंशन कर देना है कि मैं भी रियल बताऊं या मैं फ़र्ज़ी कर दूं। फ़र्ज़ी कहेंगे तो मैं फ़र्ज़ी कर दूंगा, रियल कहेंगे तो रियल बताऊंगा। और इसको भेजना किस पे है, मेरा व्हाट्सएप का नंबर +923136655500। मैं रिपीट करता हूं, +923136655500। उर्दू में इसको पढ़ेंगे +923136655500। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।